बढ़िया है। चलिए, क्या चल रहा था बच्चे हम लोगों का? प्रोनाउन है ना। चलिए, तो इसके पहले निकालें वोकैबुलरी। निकालें वोकैबुलरी। ऑनलाइन लाइव शुरू कर दो। और सुनो, पानी वानी पिलवा दो, लाइव शुरू करा दो। किस चीज़ का टेस्ट मिला है बच्चे? टेस्ट नाउन खत्म हो गया ना। चलिए, तो अब आपके पास ऐसा बुक हुआ आर्टिकल प्रोनाउन का, और नाउन बनाने का टेस्ट दे दिया गया हो, ठीक है। तो आर्टिकल में यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो है आप निकालेंगे पेज नंबर, आर्टिकल में पेज नंबर निकालेंगे आप 10। या पेज में कोई टेस्ट दिया है क्या आपको आज? आर्टिकल का टेस्ट नहीं दिया है। बोलो बच्चे, टेस्ट दिया आर्टिकल का? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। पेज नंबर 10 निकालो। इस बुक में से पेज नंबर 10 निकाल लिया। पेज नंबर 10 में देखो आर्टिकल प्रैक्टिस सेट 1 लिखा होगा। दिखा? जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आर्टिकल पेज नंबर 10 इस निकालिए। और नाउन का टेस्ट दे दिया था बनाने के लिए आप लोगों को। तो पेज नंबर 10 में देखो कितने क्वेश्चंस हैं? 50। उसी के बाद देखो सेट नंबर 2 होगा इसी बुक में, कितने क्वेश्चन हैं? 50। आगे देखो सेट 3 होगा, कितने क्वेश्चन हैं? 50। सेट 4 देखो कितने क्वेश्चन हैं? 50। सेट 5 देखो कितने क्वेश्चन हैं? 50। कितने हो गए? 250। 250 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे देखो पेज में की आंसर की दिया हुआ है, तो बना के इसको क्या करना है? मिलाना है। आगे देखो और पलटो, और पेज नंबर 30 पे देखो, फिर से दिया आर्टिकल सेट 1 कितने हैं? 25। सेट 2 25। सेट 3, सेट 4 25। कितने हो गए? 100। पहले कितना था? प्लस 350। अब बताओ, आर्टिकल से 350 क्वेश्चन कर लिया तो क्या चाहिए? अगर 350 क्वेश्चन आर्टिकल से बना लिया तो कौन सा ऐसा भारत में किताब है डीएसएल के अलावा जिसमें 350 क्वेश्चन होगा? संभव ही नहीं। अब 350 तुमको मिल गया। अब इसके बाद शुरू हो जाएगा तुम्हारा प्रोनाउन। बस समझ गए? तो प्रोनाउन में भी क्वेश्चंस होंगे। तो अब जो है आपको नाउन बनाना है, पहले आर्टिकल बनाना है। तो कल जो है आपको 50 इसका और 50 नाउन का, पचास इसका 50 नाउन दिया हुआ है पहले से ही, तो बना के लाना है। तो इसमें से चूंकि देखो अब ये बुक मिल गया, अलग से पेज दिलवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, तो इसी में से बना करके वो कर लाना है। जब बना कर लाओगे तो मैं एक एक बच्चे का किताब चेक कर लूँगा, और कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, एक एक क्वेश्चन देख लेंगे कल, ठीक है। लेकिन बना के सबको लाना है कल। ये 3 सेट है 50-50 का, ये मेरे अंडर गाइडलाइन बना लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। छोड़ दूंगा तो बनाओगे तुम लोग नहीं, एक किताब ऐसी पड़ा रह जाएगा, ठीक है ना। तो कल बना करके आ जाना है। कोई दिक्कत है बच्चे? फाइन। चलिए
अरे कल का मतलब अंडरस्टूड है। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? वापिस आ जाइए। तो बना के आ जाना कल। वोकैबुलरी देखो कितना दिया है, TN20 N23 पे आ जाइए। जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन निकाल लो, पेज मिला होगा इस तरह का। ये है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड वर्ड्स। पहला वर्ड है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कहते हैं उत्पादक को। मैन्युफैक्चरर मतलब उत्पादक। अ कंपनी दैट मेक्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, बहुत अधिक मात्रा में सामान बनाता है, गुड्स, उसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं। रिटेलर कहते हैं खुदरा व्यापारी को। जो कंपनी किसी पर्सन को सप्लाई करता है दुकान में, उसको कहते हैं रिटेलर। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं वितरक को, जो बांटता है। एक आदमी साइकिल पे लेके, गाड़ी पे लेके हर दुकान पहुंचाता रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं सेवा क्षेत्र को। फाइनेंस कंपनी कहते हैं वित्तीय कंपनी को। आजकल नहीं खुला मुथूट फाइनेंस, वो फाइनेंस कर्जे वर्जे में डुबाने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए नहीं। कॉरपोरेशन कहते हैं निगम को। कॉरपोरेशन निगम, कॉरपोरेट निगम से संबंधित कॉरपोरेट जगत। पेरेंट कंपनी मतलब मूल कंपनी। पेरेंट कंपनी है मतलब मूल कंपनी। सिस्टर कंपनी अधीनस्थ कंपनी। एफिलिएट बड़ी कंपनी द्वारा संचालित छोटी कंपनी। वेंचर कैपिटल प्रारंभिक पूंजी। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इकोनॉमी अर्थ प्रबंधक। बिजनेस साइकिल व्यवसाय चक्र। तो ये सब वर्ड भी जो है ना याद होने चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेज में आइए। पहला वर्ड है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, बिना थके बिना रुके, कौन बोलते हैं एट अ स्ट्रेच। एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब परेशानी, जैसे एट अ लॉस में परेशानी में। एट हैंड नज़दीक, समीप को हम एट हैंड बोलते हैं। एट होम इन माहिर, किसी काम को करने में निपुण होना एट होम इन कहलाता है ना। चलिए बहुत सुंदर। लो बच्चे, अब निकालो किताब। जो पूछना है वो क्या? क्यूज का टास्क दिया था कमिंग थर्सडे को, तो क्यूज करवाए जाएंगे। आप सबों से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मेहनत कर रहे होंगे घर पे। सारे बच्चे को DSL खुदा हुआ पेन मिलेगा। आज बोलना है 18 लेसन। बोलो अडाप्ट का मतलब अडाप्ट, एप्रोप्रिएट, एक्वाडक्ट, वायाडक्ट, सेतु। वायाडक्ट कहते हैं पुल को, ब्रिज को, और एक्वाडक्ट कहते हैं जल सेतु, नहर को। औ का मतलब AWE, औ से ही बनता है औसम, औ से ही औसम। बोलो डाइवर्जन और रंजन। इक्विवेलेंट। फ्ला का मतलब, फोस्टर का मतलब, सर्वाइल का मतलब, स्टिमुलेंट, स्टिमुलस। बहुत सुंदर। सफाइज का मतलब, बहुत जबरदस्त यार, जबरदस्त। आ जाइए प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन कहाँ तक हुआ था बच्चे? पजेसिव तक हुआ था, है ना। नंबर 6 लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन की बेटा एक सलाह है मेरा कि सलाह ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का 2 सेक्शन, हु और दैट, हु और दैट आपको यूट्यूब से पढ़ना है आज। क्योंकि देखो जो चीज़ एक्स्ट्रा किस चीज़ में दिया गया, यहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, सिखा रहा हूँ, लेकिन हु और दैट से अगर और अधिक डीप नॉलेज चाहिए तो उसको यूट्यूब पे थोड़ा चल जाइएगा, और स्पेशल टाइटल देना होगा हु, टाइटल दिया हुआ दैट और लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। समझ रहे बात को? इसलिए वहीं पे नोट में लिख लो कि रिलेटिव प्रोनाउन यूट्यूब से पढ़ना है। मतलब यहाँ तो पढ़ाऊँगा ही, वहाँ डाउट ना लो, यूट्यूब से पढ़ना है, नहीं तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना। बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपका छूट जाएगा। बात ये है, यूट्यूब से पढ़ना है। ब्रैकेट में क्या कर लो, यूट्यूब से पढ़ना है। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं उनके लिए भी सेम नियम, यूट्यूब से पढ़ लेना, तुम तो पढ़ते रहते हो। चलो आगे पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली है क्या? इसको पढ़ाने से पहले 2 कॉन्सेप्ट बात करें कि जो हम लोगों का सब्जेक्ट है ये 2 तरह का, कल बात हुई थी इस पर, शायद हुई थी, एक रियल और एक फॉल्स। रियल का मतलब वर्ब भी और फॉल्स का मतलब वर्ब भी। जैसे हमने यहाँ पे कहा एग्जाम्पल राम, तो पता है कि राम है तो तुम इजी बोलोगे, आर नहीं बोलोगे। लेकिन अगर यहाँ बोलूँ हु तो बोलोगे हु इज ही, यानी ही है सब्जेक्ट, हु नहीं है। जब ये सब्जेक्ट लेता है वर्ब, ये पीछे का वर्ब सुना है, सुना है कि इज राम, ए इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हु इज, तो हु क्वेश्चन पूछ रहा है, ये है सब्जेक्ट लेकिन ये रियल नहीं है। हु आर, हु एम, है ना। तो हु आर यू, हु एम आई, तो ये सब्जेक्ट होते हुए भी ये रियल नहीं है, रियल है। कोई दिक्कत? तो इसे कहते हैं फॉल्स, झूठा। क्लियर? अब ये झूठा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर? ये हमेशा क्या होगा? झूठा होगा। अब जानने का प्रयास करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो लिखिए यहाँ पे हु, विच एंड दैट। हु, विच एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच एंड दैट, who, which and that are called relative pronoun. Who, which and that are called relative pronoun. Who, which and that को हम कहते हैं relative pronoun. Who, which and that are called relative pronoun. अब एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। You are a boy. You are a boy dot dot have done this work। यहाँ have भी ऐसा कर लो, have और has। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया जाए ए, हुज। अब ऐसा किया जाए आपके साथ कि भाई दैट लगाओ, होम लगाओ, हु लगाओ, हुज लगाओ, और यहाँ भी 2 तरह से कर दिया, तो इसे बचने का रास्ता ये है कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि हु का प्रयोग करते कहाँ हैं, दैट का प्रयोग करते कहाँ हैं, होम का प्रयोग करते कहाँ हैं, और हुज का प्रयोग करते कहाँ। अगर एक एक का नॉलेज ना हो तो बच्चा मिस्टेक कर सकता है। फिलहाल बताऊँ आपको कि यहाँ पे प्रयोग किसका होगा? हु का। अब हु का क्यों होगा पढ़ाऊंगा जस्ट अभी। तो यू आर अ बॉय हु हैव डन दिस वर्क। अगर हैव हुआ कि हैज होगा ये पढ़ते हैं, तो हु हैज होगा, ये गलत हो गया और ये रॉन्ग हो गया।
अभी भी सेंटेंस राइट नहीं है। अगर सेंटेंस होता यहाँ तक तो यू आर ए बॉय सही होता, सही होता। लेकिन एक सेंटेंस और है यहाँ पे, हैज़ डन दिस वर्क। एक दो सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? हु। यानी यही बॉय है, इसी को हम आगे कैरी कर रहे हैं। जब पहले वाले क्लाउज को आगे कैरी किया जाए, जब पहले वाले क्लाउज को आगे कैरी किया जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं। रिलेटिव कंजंक्शन बेसिकली एक कंजंक्शन भी होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो हु विच दैट रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। अब यहाँ मुद्दा उठता हु। अब यहाँ हु लगने से यह जो बॉय है निश्चित हो गया। जैसे यू आर अ बॉय, अगर इसी बॉय को हम रिपीट करते हैं यहाँ तो बोलते हैं द बॉय, तो उसी बॉय को निश्चित बॉय हो गया। अब यहाँ करना पड़ेगा यू आर द बॉय, यू आर द बॉय हु हैज़ डन दिस वर्क, जो पहले वाले के अनुसार डिसाइड करता है। क्लियर? यहाँ तक बात बनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानने का प्रयास ये करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मिटाऊं इसको, है ना? तो यहाँ पे लगाना क्या होगा? गलत होगा, ठीक है ना? और हैव क्यों हुआ? क्योंकि बॉय सिंगुलर तो है सिंगुलर, राइट होगा ना ये? यू आर द बॉय, बॉय के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। अभी समझाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, अभी देता हूँ, घबराओ नहीं। हु विच दैट के बारे में ज्ञान मिलेगा ज़्यादा। यहाँ तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ यूट्यूब पे देखेंगे, क्या पता कुछ नया चीज़ मिल जाए। हाँ जरूर पढ़ना है बेटा, जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा सीखना है, मिटा दिए जाएं, क्योंकि कोई चीज़ कभी कब कहाँ निकल जाए कौन जानता है। हो सकता है यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ ना निकल पाए, वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो हु विच दैट है क्या? तो हु विच दैट इज नॉट द रियल सब्जेक्ट, द रियल सब्जेक्ट इज एडजेसेंट। तो रियल सब्जेक्ट क्या होता है? एडजेसेंट होता है, पड़ोसी होता है। जैसे हु विच दैट, ये तीनों का हिंदी होता है जो, ये तीनों का हिंदी होता है जिसने। सेंटेंस के बीच में कहीं भी आ जाए तो इसके पड़ोसी पर ध्यान दो। अगर इसका पड़ोसी सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा। अगर पड़ोसी प्लूरल है, पड़ोसी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पड़ोसी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कैसा होगा सिंगुलर, कैसा होगा प्लूरल। अब आराम से एक एक कर बात करेंगे, फिर एग्जांपल 10-5 और दूंगा। तो पहला वाला नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। तो हमने कहा यू आर द बॉय हु हैव की हैज वॉन दिस रेस। अब थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर आगे बात करूंगा आपसे। एक एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं, एक एक चीज़ें बात करते हैं कि है क्या जिस। तो पहले तुम ले लो हु को, फिर बात करते हैं आगे। अब एक एक वर्ड को समझो बेटा, तब कॉन्सेप्ट डिटेल होगा, फिर एग्जाम्पल तब देखना। अब देखो हु का नेचर क्या है। देखो बच्चे, हु अगर आरपी है, आरपी मतलब तो हिंदी निकलता है जो। और हु अगर सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है तो हिंदी निकलेगा कौन। अगर हिंदी कौन निकल रहा है तो हु के साथ डू, डज, डिड प्लस V1 मत लगाना, गलत हो जाएगा। इस स्थिति में हु के साथ डायरेक्ट V1, V5, V2 प्लस अदर वर्ड लगा देना। हु अगर सब्जेक्ट है और हिंदी निकल रहा है कौन, तो हु के साथ डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट V1 नहीं आएगा।
गलत हो जाएगा तो काट दिया हमने। और हु के साथ डायरेक्ट V1 V5 लगा सकते हो, ये राइट हो जाएगा। जब तुम नेगेटिव बनाओगे इसका नेगेटिव, तो हु के साथ डोंट लगा सकते हो, डिडंट लगा सकते हो, डजंट लगा सकते हो, V1 आ सकता है, ये तुम्हारा राइट होगा। क्वेश्चन मार्क सब में आएगा, ये राइट हो रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं के बारे में। नेगेटिव बनाओगे सही होगा, डू डज आएगा। पॉजिटिव बनाओगे डू डज नहीं आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो। लिखो हु does live here? Who does live here? Who does live here? बोलो राइट और रॉन्ग। हमने कहा who does live here, रॉन्ग। नीचे लिखो who lives here? Who lives here? राइट और रॉन्ग? राइट। तीसरा who does this? Who does this? राइट और रॉन्ग? राइट। क्यों भाई? तो ये वाला डज नहीं बेटा, वो ये वाला डज है। डू मतलब करना, डज मतलब ही करना। तो हु डज दिस गलत कब होगा? अगर बोलते हो हु डज डू, हु डज डू, हु डज लिव, डज के बाद V1 आएगा तब ना गलत होगा। डज के बाद नाउन दे दिया तो वो डज हो गया। अब जैसा तूने बोला हु लिव्स, वैसा हु डज। हमने बोला हु लिव्स हियर, तो लिव मतलब रहना, डज मतलब करना। हु डिड दिस, इसको किसने किया। अब हु डिड डू गलत हो जाएगा। हु डिड लिव, हु डिड कम गलत हो जाएगा। हु कम्स, हु केम कौन आया था। हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है। बोल देंगे हु डज कम हियर, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसको डाउट है पूछ लो। तो पहला कंसेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट 2 पे आ जाए हु का भी। अभी हम लोग हु पढ़ रहे हैं, डिटेल क्लास। एक एक चीज के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हु का सेकंड हिंदी होता है जो। अब समझना गौर से, जब हु का सेंस तुम्हारा जो है, उस केस में क्या होता है भाई? तो हु का मतलब जो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब कि जोड़ेगा। जब जोड़ेगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा। जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई वो जानो। तो ध्यान देना बेटा, सब्जेक्ट पहले आएगा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन। ध्यान देना बस, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद तुम्हारा हु आएगा, और इसके बाद कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब आएगा जो इसके अनुसार डिसाइड होगा, इसके अनुसार डिसाइड होगा और ये डिफिनिट होगा। तो इसके साथ ए या एन प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, आजीवन टेंशन फ्री। तुम्हारे ऑप्शन देगा होम, होम दे देगा, काट देना, क्या आएगा वहां हु आएगा। यहाँ चेक कर लो कि एग्जाम्पल है कि नहीं, मेन है कि नहीं। समझा गया? हु का प्रयोग तब करना जब यहाँ पे नाउन प्रोनाउन हो, और नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा, और हु के बाद वर्ब आना जरूरी है, क्योंकि हु एज ए कंजंक्शन भी काम कर रहा है और यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है और सब्जेक्ट को फुलफिल कर रहा है, इसलिए वर्ब लेता है। चाहे अगली वर्ब ले चाहे मेन वर्ब ले, कोई वर्ब लेगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल दूंगा वहाँ नहीं। तो हु समझ में आ गया? अब हु के समान एक वर्ड है बच्चे, होम।
जो कि हु के बदले में तुमको दे देगा एरर बनाने के लिए, होम दे देगा। अब होम का मतलब क्या है? तो होम तलाश करता है ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। होम का हिंदी क्या होता है भाई? होम का हिंदी होता है किसको। होम के साथ जुड़े जा सकता है, जैसे तुम किसको पसंद करते हो। तुम किसको पसंद करते हो? होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक। होम ऑब्जेक्ट होता है किसका? हु का। ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। जैसे होम डू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, मतलब जिसको पसंद करो इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। तो होम डू लाइक, तुम किसको चाहते हो। एक तो एक कंसेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर यहाँ पे हु के स्थान पे होम आ जाए तब क्या होगा, ध्यान देना। इसे स्टेटमेंट में से लिख रहा हूं, अगर यहाँ पे होम आ जाए तब क्या हो सकता है। अगर यहाँ होम आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो। ये समझा के बच्चे मिटा दूं, बस देखो खेल। अब यहाँ पे हु के स्थान पे होम डालते क्या क्या घटना घटेगी। पहला घटना, अगर होम लगाना चाहता हूं तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। क्या होगा भाई? कोई अदर क्लाउज होगा। कोई अदर क्लाउज होगा जिसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर यहाँ पे वर्ब हुआ तो हर हाल में होगा। ये सब टेक्निकली समझा रहा हूँ आपको। वैसे तो सेंटेंस से कभी हम लोग सेंस भी देखते हैं, मीनिंग भी देखते हैं, लेकिन अगर मीनिंग सेंस ना समझ में आए, समटाइम्स होता है कि पढ़ रहे दिमाग नहीं काम कर रहा, तो टेक्निक और ट्रिक्स भी काम होना बेहद जरूरी है। क्लियर? तो होम कब लगेगा? जब कोई अदर क्लाउज हो, वर्ब नहीं होना चाहिए। ये सब तुम्हें बल प्रदान करेगा। जब किसी से डिस्कस करोगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके पास बस हिंदी मीनिंग होगा, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट भी होगा, फैक्ट भी होगा, ट्रिक्स भी होगा, और यूट्यूब देख लेगा तो बम बम हो जाएगा। फिर और ऑथेंटिक बन जाओगे। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हु और होम दोनों क्लियर हो गया ना। अगला कॉन्सेप्ट, ये सब एग्जाम्पल में आएगा, घबराओ नहीं, आएगा। पेशेंस रखो, पेशेंस की सख्त आवश्यकता है। आगे देखो, विच। विच 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 का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान देना। देखो, विच तुम्हारा अगर आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हिंदी क्या निकलता है? जो। इस केस में सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग करना नॉन लिविंग के साथ। अगर विच आरपी है तो कहां प्रयोग करना? नॉन लिविंग के साथ। क्लियर? नॉन लिविंग के साथ करना। अगर कोई क्लाउज नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, तो वहां विच का प्रयोग करना। ठीक है? क्लियर है? सेकेंड थिंग प्रयोग कहां करना विच का, वो जानो। विच का जो सेकेंड थिंग प्रयोग है बेटा, वो ध्यान देना कि विच लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। उस केस में भी आरपी है, लेकिन ये जो होता है हिंदी निकलता है इसका कौन सा। कौन सा का मतलब होता है सिलेक्शन और चॉइस को बोध कराता है। सिलेक्शन या चॉइस, ये क्या दिखाता है? सिलेक्शन या चॉइस। तो सिलेक्शन या चॉइस दिखाने के लिए हम लिविंग या नॉन लिविंग किसी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लिविंग हो तो भी विच आ सकता है, और नॉन लिविंग हो तो भी आ सकता है। सेंस क्या निकलेगा? कौन सा। जैसे बोलूं, तुम में से कौन इंजीनियर है, तुम में से कौन स्टूडेंट है, तो तुम में से कौन सा, तो बोलना पड़ेगा ना विच ऑफ यू। तो विच ऑफ यू इज अ डॉक्टर, तुम में से कौन डॉक्टर है। तो सिलेक्शन या चॉइस। क्लियर? ये सब मिलेगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत? तो विच का प्रयोग कहाँ? अगर आरपी में है तो जो निकलेगा नॉन लिविंग के लिए प्योर। अगर विच लिविंग नॉन लिविंग आ रहा है तो हिंदी निकलेगा कौन सा, सिलेक्शन चॉइस। ठीक है? आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है?
और बोलते होते विच कार डू यू लाइक, कौन सा कार पसंद करते हो, ठीक है ना। विच मैन डू यू लाइक, कौन सा आदमी पसंद करते हो। अगला पॉइंट, अगला बड़े बेटा दैट। तो दैट तुम्हें पता ही होगा कि दैट का प्रयोग करते हैं जब, एक तो दैट हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कर पाया था, हिंदी होता है वह, दूर के लिए, और यहाँ पे दैट आएगा तो हिंदी निकलेगा जो, हिंदी क्या निकलेगा जो। अब दैट पे हमने 25 मिनट का जिक्र किया यूट्यूब पे, तो कुछ बजा रहा होगा कि नहीं रहा होगा, इसलिए कहा था देखने को। यहाँ पे बोल दूंगा 2 मिनट में, क्योंकि यहाँ 25 मिनट दूंगा तो सिर्फ दैट में पूरा क्लास खत्म, तो यही अंतर होता है। तो दैट का हिंदी क्या निकलेगा जो, कब, जब आरपी है ये। अब दैट का प्रयोग तब करना, ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे, जब कोई लिविंग हो, लिविंग के साथ नॉन लिविंग जुड़ा हो, या फिर लिविंग के साथ एनिमल जुड़ा हो, इस केस में तुम दैट लगाना। लिविंग के साथ नॉन लिविंग जुड़ा हो, लिविंग के साथ एनिमल जुड़ा हो, तो क्या लगाना, दैट लगाना। लिविंग के साथ एनिमल, लिविंग के साथ कोई पर्सन जुड़ा हो, एनिमल जुड़ा हो, थिंग जुड़ा हो, तो दैट लगाना। बोल बच्चे, यहाँ कोई दिक्कत है। अगला कॉन्सेप्ट, सब एग्जाम्पल आएगा, घबराना नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन, अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। हुज की बात करें, हुज, बेटा मैं हुज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये रिलेटिव नहीं है, ये हु का पड़ोसी है, हु का जानकार है। अब हु से ही बना है हुज। हुज एक पॉजेसिव वर्ड है, जैसे बोलते हैं आई, आई हो गया, जैसे बोलते हैं हु, तो जो काम आई करता है वो काम हु करेगा। होम, जो काम मी करता है वो होम करता है, और जो काम माई करता है वो हुज करता है। दिस इज माई पेन, तो हुज का मतलब किसका, अब किसका मतलब पॉजेसिव, या फिर जिसका। जैसे हमने कहा मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है, तो मेरे पास एक गाय जिसका दूध मीठा, तो पोजेशन हुआ कि नहीं हुआ। यह कलम किसका है, हुज पेन इज दिस। आई हैव अ काउ हुज मिल्क इज स्वीट। अब वहां पे हु मिल्क होगा, होम मिल्क होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हुज मिल्क। एग्जाम्पल चाहो तो डाल दो, आई हैव अ काउ हुज मिल्क इज स्वीट। आई हैव अ काउ whose milk is sweet. I have a cow whose milk is sweet. I have a cow whose milk is sweet. बोलो बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो स्पीड में एग्जाम्पल लिखे दो 4। पहला एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ तो पढ़ लिया हमने, अब 2-4 एग्जाम्पल हो जाए फटाफट लिखिए। The books that I bought yesterday, 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 dot dot डॉट मत करो, लिखो डॉट में लिखो was costly, was costly. The books that I bought yesterday was costly. दूसरा, she is one of those doctors. She is one of those doctors. She is one of those doctors. She is one of those doctors who. She is one of those doctors who does not help the poor. Who does not help the poor. She is one of those doctors who does not help the poor.
नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय द कार, आई एम गोइंग टू बाय द कार, आई एम गोइंग टू बाय द कार। Who was my dream? Who was my dream? Who was my dream? I'm going to buy the car. I'm going to buy the car. Who was my dream? Next. This is the building. This is the building. Who was built? This is the building who was built, B-U-I-L-T, who was built in a single month. This is the building who was built in a single month. अगला क्वेश्चन, our new neighbors, our new neighbors, our new neighbors, comma, who we like very much, who we like very much, who we like very much, who we like, W-E-V, like very much, we like very much, comma, invited us to tea, invited us to tea, invited us to tea, invited us to tea. Next, the boys, comma, the boys, comma, which parents are abroad, which parents are abroad, A-B-R-O-A-D, which parents are abroad, comma, are staying with us, are staying with us, S-T-A-Y-I-N-G, staying with us, are staying with us. कितने हो गए बच्चे? 6. अब एक एक एग्जाम्पल को जरा बनाइए तो आप। राइट है तो रॉन्ग, रॉन्ग है तो राइट क्या होगा, और राइट है तो कोई बात नहीं। जरा दिमाग लगाइए जरा। एक एक बच्चे आराम से बनाए, मैं सारे बच्चे को चेक कर रहा हूं। बन रहा है। बस दिमाग लगाइए कहाँ बनेगा। सोचो क्या हो सकता है, सारा खेल सोच का है। सोच लिया? चलो सोच लिया तो एक बताओ, बोल बच्चे, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। तो बताओ राइट क्या हो, खड़ा होकर बोलो।
पहला सेंटेंस है द बुक्स दैट आई बॉट स्टरडे वॉज कॉस्टली। तो क्या सही होगा? अच्छा, दैट नहीं आएगा, विच आएगा, ऐसा आएगा। दैट विच में कोई गलती नहीं। लिविंग के लिए दैट भी आता है, नॉन लिविंग के लिए दैट भी आता है ना। तो यहाँ पे बुक्स हो गया प्लूरल, तो प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा, होगा ना। बुक्स प्लूरल है ना। पढ़ो, जब भी हु, विच और दैट सेंटेंस में दिखे तो उसके प्रोसी के अनुसार वर्ब को डिसाइड करो। प्रोसी क्या है? प्लूरल, तो आगे क्या लगेगा? वर्ब। कोई देखा बच्चे? दैट का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। अगला बोलो सेंटेंस, तुम बताओ बच्ची। प्रोसेस क्या लिखा? खड़ा हो जाओ। नहीं बनाया? बनाया नहीं? तुम बनाई हो बालिका? दूसरा राइट है, बोल दो बढ़िया से। तीसरा तुम बोलो बच्चे, दूसरा क्या है? कितने बच्चे को दूसरा रॉन्ग लग रहा है बताइए? राइट में कितने लोग हैं? इतने बच्चे राइट में। सेंटेंस क्या है पढ़ो तो जरा। शी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डज नॉट हेल्प द पुअर। ए ना जी, तो बताओ कि डज होगा कि डू होगा? तब क्यों डू होगा पता है? क्योंकि हु का पड़ोसी कौन है? डॉक्टर्स। ऑनली वाले बच्चे, हु का पड़ोसी कौन है? डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स के अनुसार क्या होना चाहिए? डोंट। जैसे डज नॉट तुम्हारा सिंगुलर है और डोंट तुम्हारा प्लूरल है, इसलिए डोंट का प्रयोग होना चाहिए। नो प्रॉब्लम? कोई डाउट? चलो वहां से बोलो, पिलर के पास, रेड टी शर्ट। बोलो तीसरा सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? खड़ा तो हुआ कर। रॉन्ग है तो राइट क्या होगा फिर? आई एम गोइंग टू बाय द कार हु वॉज माई ड्रीम। तो क्या हो जाएगा? हु का प्रयोग करते हैं लिविंग के लिए और पड़ोसी है कार, तो कार लिविंग तो है नहीं, तो हु से अच्छा वर्ड क्या है? विच। बैठ जाइए। तो हु को काट के क्या लगाएंगे हम? विच वॉज माई ड्रीम। समझ पा रहे हो ना? विच वॉज माई ड्रीम। अगला बोलो क्या है? दिस इज द बिल्डिंग हु वॉज बिल्ड इन अ सिंगल मंथ। बिल्डिंग क्या है बाबू? नॉन लिव प्योर, तो क्या आ जाएगा? विच। दिस इज द बिल्डिंग विच वॉज बिल्ड इन अ सिंगल मंथ। ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है? आवर न्यू नेबर्स कॉमा हु वी लाइक वेरी मच। अब देखो हमने कहा था कि हु तब आता है जब आगे ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? होम। अगर क्लाउज है ना एक, होम आ जाएगा, और भाव भी निकालोगे तो होम ही आ जाएगा। कि आवर न्यू नेबर्स होम वी लाइक वेरी मच, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, इन्वाइटेड अस टू टी, चाय पर बुलाया है। चाय पर पहला ऑफर तो चाय का ही होता है। दूसरा बेटा तुम लोग से बेहतर कौन जानता है? ठीक है नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? होम, WHOM। ठीक है। अगला है द बॉयज हुज लिखवाया था, विच लिखवाया था, तो द बॉयज हुज पेरेंट्स, यहाँ पे पोजेशन की बात करेगा। द बॉयज हुज पेरेंट्स, जिसके माता पिता विदेश चले गए हैं, आर स्टेइंग विथ बस अस, वो बच्चा जो है हमारे साथ रह रहा है। तो हुज पेरेंट्स,
यहाँ क्या लेना बच्चे, हुज का प्रयोग करो। और बोलो अगला, तो बोलो रिलेटिव समझ में आ गया। नीचे नोट लिखो, YouTube से जरूर पढ़ना है। लिख लिया था पहले, फिर ठीक है, आगे बढ़िए। नंबर 7, नहीं अर्जेंट इस दोबारा बोल दिया, क्योंकि वहाँ पढ़ोगे तो आपके पास 1 घंटे वीडियो सिर्फ वही है, सिर्फ एक ही वर्ड। अगर मैं 1 घंटा सिर्फ वही पढ़ाऊँगा तो आप बोर हो जाओगे फिर यहाँ, लेकिन वहाँ पढ़ो तो एनर्जी मिलेगा। वहाँ 10-20 एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट है, तो सीख जाओगे। ठीक है, चलिए, जब सुविधा है तो लाभ लेना चाहिए ना। नंबर 7 लिखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 7 हम लोगों का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 7 हम लोगों का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब प्रश्न उठता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, एक दूसरे को समझने वाला, रेसिप्रोकल। इसमें इंग्लिश में 2 वर्ड काम करता है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Each other and one another are called reciprocal pronoun. Each other and one another को हम reciprocal pronoun कहते हैं। Each other and one another are called reciprocal pronoun. Each other का प्रयोग करते हैं used for 2 persons, places, things और animals। कोई भी 2 व्यक्ति, वस्तु, जानवर के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं 2 के लिए। कोई भी 2, इन दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे। whereas one another used for more than 2 persons, places, things or animals। वन अनदर का प्रयोग करते हैं 2 से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, जानवर के लिए। वन अनदर 2 से अधिक के लिए, ईच अदर 2 के लिए, है ना। आपने गाना भी सुना होगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। अंग्रेजी में गाता है वी आर मेड फॉर ईच अदर। ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए। एग्जाम्पल लिखिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। वी आर मेड फॉर each other. We are made for each other. We are made for each other. और लिखिए, the 5 sisters, the 5 sisters like बोलो each other कि one another? लिखो one another। The 5 sisters like one another। The 5 sisters like one another। तो जितना भी करूँगा पकड़ लोगे आप सब। अगला लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 हम लोगों का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये, सब लोग सीख पा रहे हैं। अंग्रेजी का क्लास है ये।
नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है समझने का प्रयास करें। ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटेगा ये, और बांटने के लिए अंग्रेजी में वर्ड तो है 4, लेकिन प्रोनाउन होते हैं 3। वर्ड 4 कौन सा भाई, तो लिख लो ईच, आइदर and neither are called distributive pronoun. Each, either and neither are called distributive pronoun. Each, either, neither को हम distributive pronoun कहते हैं। है क्या चीज़ समझते हैं गौर से। Each, every, आइदर। बोल बच्चे इन दोनों में क्या अंतर है। यानी एवरी ऊपर नहीं ना है, नीचे एवरी है। हमने कहा ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी नीचे क्या लिखा फिर, तो इन सब के बाद अगर नाउन लगा दिया जाए, यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर यूज्ड बिफोर द नाउन, तो बोलो बच्चे नाउन से पहले रहने का अधिकार किसका है, एडजेक्टिव का। और जब नाउन से पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव का है, इसका मतलब कि एवरी प्योर एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि एवरी अगर यहाँ होता तो एवरी प्रोनाउन भी होता, तो एवरी क्या है, प्योर। नाउन से पहले रहने का काम एडजेक्टिव का है, तो चारों वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। दोनों में पढ़ेंगे हम लोग इसको। जब पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव तो मैं कहूंगा याद करो वो दिन, वो आज का ही दिन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब प्रश्न उठता है कि पहले एग्जाम्पल देने से पहले एक एक की धज्जियां उड़ाएं, ईच क्या है, एवरी क्या है, इधर क्या है, ना इधर क्या है, तब एग्जाम्पल वापिस आएंगे। क्योंकि समझ में तो आ गया भाई, ठीक है नाउन से पहले होगा तो पकड़ लूंगा एडजेक्टिव है, बिना नाउन को प्रोनाउन है, ठीक पहचानना आ गया। लेकिन मुद्दा है कि इसका यूज करेंगे कहाँ, है ना, मिटाएं इसको। अब एक एक कर पढ़ते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी दुनिया क्या है। इसकी दुनिया को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ईच क्या है और एवरी क्या है, राइट। ईच और एवरी में क्या अंतर है, बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हो। अब ईच का मतलब हिंदी निकालोगे, प्रत्येक। एवरी का हिंदी भी होता है प्रत्येक। अंतर कैसे करोगे बाबू, तो ईच का प्रयोग करना प्रत्येक 2 के लिए। कितने के लिए, 2 के लिए। और एवरी का प्रयोग करना प्रत्येक 2 से ज्यादा के लिए। यह शो करेगा ग्रुप को। इस ग्रुप में सारे लोग हैं, इसके लिए प्रयोग करेगा एवरी, लेकिन इसमें बेचारा 2 ही रहेगा। इसमें दोनों में प्रत्येक के ईच और पूरे ग्रुप में प्रत्येक के लिए एवरी। क्लियर कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2, ईच का प्रयोग कर सकते हो 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन वहां पे हिंदी प्रत्येक नहीं होगा, हिंदी होगा प्रति एक। प्रति एक। जैसे ये पूरा में बहुत सारे लोग हैं, अब इसमें एक एक करके समझा। ये हुआ ग्रुप प्रत्येक और ये हुआ प्रति एक। जैसे चावल एक बोरी रखा है, दुकानदार से पूछा कैसे, उसने कहा 35 रुपये, तो क्या 35 में पूरा बोरी,
1 केजी। तो क्या होगा प्रति किलो, तो प्रति 1 किलो। जैसे मैं बोलूँगी प्रति एक बच्चे के पास नए कलम है, तो हर एक के पास है ना, हर एक मतलब क्या हुआ सबके पास। और एवरी का मतलब एवरी बॉय हैज ए पेन, तो एवरी बॉय मतलब सब ग्रुप में पूरा है, बस अंतर ये है कि वो पूरा ग्रुप है और ये एक एक करके है ना। समझ में आया मुद्दा? फोटो देख रहे हो फोटो। तो प्रत्येक और प्रतीक देखो, प्रत्येक 2 के लिए, प्रति एक से ज्यादा हो गया, एक एक तो लाखों हो सकता है, एक एक आदमी मिल के बन गया 100 करोड़। हैं एवरी डे 50,000 बच्चों का जन्म होता है। अब जिसमें 20,000 मर जाता है, 30,000 बचता होगा। समझा यहाँ तक? ठीक बच्चे, प्रति एक मिटा लिया इसको। अब उसमें एक और से, अब ईच एवरी अंतर किलो हो गया। अब आ जाओ आइदर नाइदर में, कोई डाउट है इसमें? अगला वर्ड है इधर निधर। आइदर का प्रयोग भी करना 2 या 2 में से कोई एक, 2 या 2 में से कोई एक, मतलब आइदर जो होगा 2 या 2 में से कोई एक के लिए। नाइदर का प्रयोग करना दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ 2, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक बच्चे, अब यहां तक बात बनी कि नहीं बनी, से बोलो। अब बन गई तो सबसे पहले 3-4 क्वेश्चंस लिखो, फिर आगे और इसमें डिटेल चलेंगे हम लोग, बहुत बड़ा क्लास है। लिखिए जरा, ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी। दूसरा, ईच बॉयज आर हैप्पी, ईच बॉयज आर हैप्पी। तीसरा, each boy is happy, each boy is happy। चौथा, every is happy, every is happy। पांचवा, every boys are happy, every boys are happy। छठा, every boy is happy, every boy is happy। सातवां, neither is ready to cross the road। आठवां, either boy, either EITHER, either boy, EITHER, either boy is ready to do this work, either boy is ready to do this work, either boy is ready to do this work। कितने हो गए? 8। बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, फर्स्ट रॉन्ग, हाथ नहीं उठ रहा जी। फर्स्ट रॉन्ग में कितने लोग? फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ईच इज हैप्पी। ईच क्या है? प्रोनाउन। ईच के बाद वर्ब या प्रोनाउन हो गया, तो राइट है कि रॉन्ग है? नहीं समझ में रहा, राइट करो। सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड क्या है जी? ईच बॉय। सेकंड राइट में कितने लोग?
रॉन्ग में हाथ नहीं उठ रहा जी, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा, क्या है फिर राइट की रॉन्ग, क्या लग रहा है? रॉन्ग में कितने लोग हाथ उठाओ, क्या राइट होगा फिर? इसके नीचे वाला क्या लिखा है? ईच बॉय इज हैप्पी, तो ईच बॉय इज हैप्पी राइट में कितने लोग हो फिर? रॉन्ग में कितने लोग हो? तो ईच बॉय इज हैप्पी होगा, ईच बॉयज नहीं होगा। तो बॉयज को काट दो, सेकंड काट दो, और थर्ड जो है बॉय वाला राइट कर दो। ईच बॉय इज हैप्पी राइट होगा। अगला गलत है, ईच बॉयज आर गलत है। अगला कौन सा है? एवरी इज हैप्पी राइट में कितने लोग? क्या है? राइट है पक्का? कितना परसेंट? कितने पैसे का शर्त लगाओगे? हैं? शर्त लगाओगे? तो एवरी इज हैप्पी क्या लग रहा है? क्या प्रूफ? नहीं पता? अरे कितना सिंपलेस्ट रूल दिया था कि एवरी एक एडजेक्टिव है, नहीं कहा था? और एडजेक्टिव है तो बिना नाउन का संभव, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एवरी वर्ड जहां कहीं भी आएगा बिना नाउन का नहीं आएगा, उसको नाउन चाहिए ही चाहिए। एवरी अकेले संभव ही नहीं है। कहीं लिखा है काटो उसको, नहीं का मतलब नहीं होता है। एवरी एकमात्र वर्ड है जो प्योर एडजेक्टिव है, उसको प्रोनाउन चाह के भी तो बना नहीं सकते, इसलिए एवरी वन का प्रयोग होता है, एवरी बॉडी का प्रयोग होता है, एवरी इज कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको तरीके से काट दो। काट दिया तो एवरी नहीं हो सकता। उसके बाद एवरी मोर देन वन का बोध कराता है, तो बोलो एवरी बॉय की एवरी बॉयज, एवरी बॉयज क्या है क्वेश्चन? एवरी बॉयज हैप्पी राइट में कितने लोग? राइट में। रॉन्ग में कितने लोग? देखो मन तो करता है कि एवरी दो से ज्यादा लोग है, ग्रुप पूरा है, मन करता है आर लगा दूं जो होगा देखा जाएगा, और क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरी बॉयज नहीं, एवरी बॉय है ना, अजीबो गरीब इंग्लिश। एवरी बॉय, लोग इसको एग्रीमेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन एग्रीमेंट नहीं, प्रोनाउन है। यानी कि आप सुनो, हाँ बोलो बाबू, अभी समझ में आएगा ना 1 सेकंड के अंदर, अब सब आ जाएगा। अब ध्यान दो मेरी तरफ देखो, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये 4 शब्द कहीं तुम्हें अपनी आंखों से दिख जाए, वर्ब और नाउन आजीवन होगा सिंगुलर। ईच एवरी आइदर नाइदर, अब रूल लिखवाऊंगा, नीचे लिखो, नीचे लिखो पहला कॉन्सेप्ट। ईच, अब कोई बात नहीं, अब सब सही हो जाएगा। ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, आजीवन, आजीवन, ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर नाउन लेता है, प्लस वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। आजीवन वर्ड इसलिए यूज किया ताकि डरो मत तुम लोग, जो एग्जाम यहाँ पर मिले सब रगड़ दो। ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन क्या होता है बच्चे? और वर्ब भी क्या लेता है हमेशा, यानी ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अब बोलो कहीं डर हुआ? समझ में तुरंत आ गया ना? बस। तो एवरी इज हुआ कि एवरी आर होगा? तो एवरी बॉय की एवरी बॉयज, तो एवरी बॉय इज की आर, एवरी बॉय इज हैप्पी, आर वाला उड़ा दो। अगला क्या है बोलो? अब नाइदर इज है तो सही है, आइदर इज है तो सही है ना? अब बोलो बाला, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ?
एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको अभी। अब जब बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे नहीं, पहले कॉन्सेप्ट से इतना समझ में आ गया तो जरा एक एग्जाम्पल लिखो जरा। लिखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डॉट डॉट गोइंग टू सिनेमा, each boy and each girl dot dot going to cinema, each boy and each girl dot dot going to cinema। ठीक है, अब चश्मीश खड़े हो जाओ वहां से। क्वेश्चन लिखा पूरा, क्या लिखा? इज कहाँ बोला था मैं? क्या आएगा? बैठो, प्रोसी क्या आएगा? चश्मीश पीछे से। अच्छी बात, फैसला कर लेते हैं। कितने लोग ईद लगाओगे, कितने लोग आर लगाओगे? देखो, जिसने आर लगाया है उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज एंड से जुड़ता है तो क्या हो जाता है? राम एंड श्याम इज की आर। लेकिन तुम लोगों ने मेरा सलाह नहीं माना। सलाह क्या दिया था कि ईच एवरी जहां कहीं दिख भर जाए, नहीं कहा था? बोलो, दिख भर जाए, वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। अब तुमको सर एंड है सो, अरे एक बार एंड चाहे 1000 बार एंड आए, वर्ब हमेशा इज लगाइए। ठीक है ना, याद हो गया ना? चाहो तो कहीं नोट में लिख लो, ईच एवरी एक बार आए चाहे 1000 बार आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। अब इसको मैं एक एज ए टेक्निक आपको याद करवा देता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि ईच हो या एवरी हो के बाद कोई नाउन आता है तो ईच बॉय हो गया, फिर एंड लगाते हैं, फिर से ईच आता है, फिर से एवरी आता है, फिर से नाउन आया, तो जो वर्ब होगा उससे होगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लो ईच आया, एवरी आया, नाउन आया, एंड आया, नाउन आया, दोबारा ईच नहीं आया, कोई बात नहीं, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 3, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इन सब के बाद यदि ऑफ द का प्रयोग किया जाए तो ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो मजबूरी में हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आजीवन सिंगुलर, वर्ब आजीवन सिंगुलर। देखो, पहले हमने कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिक याद करवा दिया, अब ये चीज फैक्ट है जो लिख लो। अब ईच ऑफ द ऑफिसर के ऑफिसर्स इज की आर इज। एक बार अगर आपने धर्मेंद्र सर से क्लास ले लिया, फिर समझो कि जीवन में अंग्रेजी समस्या नहीं होगा, बशर्ते आप ईमानदार रहे तो। वही शर्त ईमानदारी का है। अब क्लास कर रहे हो, ईमानदार नहीं हो, माइंड कहीं और है, एक क्लास किया 4 साफ है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। पूरा क्लास सिस्टमेटिक और जो पढ़ा जाए याद करके, फिर देखो कोई क्वेश्चन बचने का नाम ही नहीं लेगा। समझ आया जी मुद्दा? तो हमने कहा वर्ब हर में क्या हो रहा है? एक हालत ऐसा है जिसमें वर्ब हो सकता है प्लूरल, उसको जरा चेक कर लेते हैं कि वो क्या होता है। वो क्या होता है बच्चे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, तो जाहिर सी बात है सब प्लूरल है। अब इसके बाद मान लो दिया हो ईच या एवरी,
इस हालत में वर्ब हो जाता प्लूरल, वजह क्या है भाई? तो ए तुम्हारा प्लूरल है, तो इसके अनुसार चूंकि वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, इससे क्या मतलब है? तो इसके अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। यही 4 कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा 5वां कहीं मिले तो उसे उड़ा दो, इससे बाहर होता ही नहीं अंग्रेजी। अब ईच एवरी हर तरह से यूज करना आ गया आपको। अब थोड़ा सा भूल अगर होगा तो मानवीय भूल होगा, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत? तो अब एग्जाम्पल एक दो और लिख लो। आइदर ऑफ द, बोलो, आइदर ऑफ द स्टूडेंट के स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। क्या लेबोरियस? लिख लो, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। राइट है सबका? अच्छी बात। एक और लिख लो, ईच ऑफ द ऑफिसर्स। अच्छा, ईच ऑफ द ऑफिसर होगा, ऑफिसर्स, ईच ऑफ द ऑफिसर्स, आर लगाऊं कि इज लगाऊं? इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। एक और लिख लो, वी इच बोलो, हैज की हैव? तो वी इच हैव advised him, we each have advised him to give up smoking. We each have advised him to give up smoking. We each have advised him to give up smoking. राइट है सब? तो अब हम लोग कल मिलें क्या? थैंक यू।